अब योटा ने ड्रैगन निकाल लिया था, जो कि शायद योटा की एक नई स्पोर्ट्समैन स्टाइल है। लेकिन अभी भी काइरिन योटा पर भारी पड़ रही होती है। काइरिन उस पर डायरेक्ट हिट करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन योटा उसका गला ही पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। काइरिन की यहां पर चीखें निकल जाती हैं, साथ में वो फाइट हार गई रहती है। अब जूलियस और साया भी उन्हें कंग्रेचुलेशंस करते हैं। क्लॉडिया भी वहां आ चुकी होती है। काइरिन योटा से कहती है कि मैंने अपने मन बना लिया है, अब से मैं अपने रास्ते खुद चुनूंगी। इतने में काइरिन के अंकल वहां एंटर होते हैं, जो काइरिन से कहते हैं कि तो बिना मेरे परमिशन के तुमने ड्यूअल लड़ा और तुम हार भी गई, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें सबक सिखाता हूं। काइरिन कहती है कि मैं आज से आपके ऑर्डर्स नहीं मानूंगी। काइरिन के अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछने आते हैं कि इतने में आयो आ जाता है और वह उसके अंकल के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। काइरिन ने अपना फैसला ले लिया है और आपको बीच में तंग अड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनके अंकल योटा से कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला, जैसे कि आपको पता ही है। वहां पर क्लॉडिया भी मौजूद रहती है। वो काइरिन के अंकल को वार्निंग देती है कि यह उनका घर नहीं है, यह शोकेन एकेडमी है। आप ऐसे ही किसी स्टूडेंट पर हाथ नहीं उठा सकते। अब आप होंगे काइरिन के अंकल, लेकिन अभी वह हुआ कि जे के सानी वह हमारे एकेडमी की स्टूडेंट है। क्लॉडिया की डांट सुनने के बाद काइरिन के जो अंकल रहते हैं वह बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चले जाते हैं। काइरिन यहां पर थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर है वह सिर्फ अपने अंकल की वजह से है। वह कह रही होती है कि इतने दिनों के लिए मेरा साथ देने के लिए बहुत ही शुक्रिया अंकल। काइरिन की आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं, लेकिन जो अंकल रहते हैं वो पीछे मुड़कर तक नहीं देखते। इसके बावजूद भी वो उन्हें बाउ डाउन करती है। अब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है और काइरिन योटा से कहती है कि मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट्स हैं। पहली, मैं आपसे आपको अपने नाम से बुलाना चाहूंगी और दूसरी, आप मुझे मेरे सरनेम से नहीं बुलाओगे, आप मुझे काइरिन कहकर बुलाओगे। योटा को दोनों शर्त मंजूर होती हैं। इसी बीच हम 2 लोगों को देखते हैं जिनके सामने एक बड़ा सा रोबोट आ चुका रहता है। नेक्स्ट सीन में हम साया और काइरिन को साथ में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। स्टार्टिंग में दोनों का तालमेल बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा होता है। ड्यूअल के बाद स्कोरबोर्ड में हम देखते हैं कि आयो और जूलियस के कंपैरिजन में इन दोनों के पॉइंट्स काफी ज्यादा कम होते हैं। अब हमें चारों को साथ में एक डिनर करते हुए देखते हैं, जहां पर एक लड़की योटा का ऑटोग्राफ मांगने के लिए आई होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि काइरिन को हराने के बाद अब योटा नंबर 1 पोजीशन पर है। यहां पर तीनों को योटा से काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। याबू भी योटा को कंग्रेचुलेशंस करता है, लेकिन काइरिन कहती है कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब वो फीनिक्स फीस्ट में मिलेंगे तब वो और साया योटा और जूलियस के प्रति बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाएंगे। वो एक दूसरे के एनिमीज होंगे। अब साया अपने और काइरिन की कोऑर्डिनेशन में सुधार के लिए काइरिन को थोड़ा सोशलाइज होने का रेकमेंड करती है। अब अगली सुबह हम दोनों को गार्डन में एक दूसरे से काफी दूर बैठे हुए देखते हैं। काइरिन को तो यहां तक कि सोशलाइज का मतलब भी अच्छी तरह से पता नहीं होता। साया कुछ प्लान्स बनाती है ताकि काइरिन को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आ सके। जल्दी ही साया के डैड का बर्थडे होता है, इसलिए वो लोग उसके डैड के लिए प्रेजेंट खरीदने सोचते हैं। काइरिन पूछती है कि तुम्हारे डैड की फेवरेट डिश क्या है। साया कहती है कि उनका कोई फेवरेट खाना नहीं है। फिर काइरिन उसे लेकर शॉप में ले जाती है, लेकिन साया बताती है कि उसके डैड ड्रिंक नहीं करते। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मेरे डैड एक पागल साइंटिस्ट हैं, जो मेरे अनुसार उन्हें एक चीज जरूर पसंद आएगी। फिर वो लोग शहर से बाहर एक रेड लाइटेड एरिया में जाते हैं। काइरिन थोड़ा घबरा रही होती है, लेकिन साया यहां पर पहले भी आ चुकी होती है। फिर वो एक बहुत ही खतरनाक वेपन को चूज करती है, जो फिलहाल के लिए खराब होती है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के बाद ये चलने लगेगी। फिर वो उस अंधेरी जगह से बाहर आते हैं। साया पूछती है, बताओ, अब तुम्हारी बारी है, क्या करना है तुम्हें? काइरिन बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और वो कहती है, मुझे स्विमिंग नहीं आती। इसलिए साया काइरिन को स्विमिंग सिखाने के लिए स्विमिंग पूल में ले जाती है। साया कहती है, आज के लिए तो तुम्हारी स्विमिंग प्रैक्टिस मैं ही करवा दूंगी, लेकिन कल से योटा ही आएगा। साया कहती है, तुम अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो, मैं कुछ खाकर आती हूं। इसी बीच साया गलती से एक लड़की से टकरा जाती है। काइरिन उससे माफी भी मांगती है, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में काइरिन को अनाप शनाप कहने लगती है। फिर वो कहती है, अरे तुम तो वही हो ना जो एकेडमी के नंबर 1 पोजीशन पर हो। साया कहती है,
मैं कुछ दिन पहले डुएल हार गई थी, तो अब फर्स्ट स्पॉट मेरे पास नहीं है। वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, इतना ज्यादा स्किल्स होने के बावजूद तुम्हें स्विमिंग भी नहीं आती। वो उसके मजे ले रही होती है। इतने में साया आ जाती है और वो उसे एक रबर बैंड फेंक कर मारती है, जिससे वो वहां पानी में गिर जाती है। वो लड़की पूछती है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी रैंक क्या है? साया कहती है, मेरे नाम से तुम्हें क्या मतलब है और मेरी कोई रैंक नहीं है। पहले तुम अपना नाम बताओ। असल में यह लड़की दूसरी एकेडमी की होती है। वो कहती है, तुम्हारी कोई रैंक भी नहीं है, इसके बावजूद तुम मुझसे लड़ने आ गई। और ऐसा ही है तो मैं तुम्हें ड्यूअल के लिए चैलेंज करती हूं। अब ड्यूअल स्टार्ट होती है और साया अपनी कैनन बाहर निकालती है। वो एक ही बार फायरिंग करती है। फाइट शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और वो पीली बिल्ली वाली लड़की की हालत देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि शॉट कितना ज्यादा पावरफुल था। अब आसपास के मौजूद लोग यह देखकर शॉक हो जाते हैं। अब साया कारिन को समझाती है कि तुम्हें इतना ज्यादा डम एक्ट नहीं करना चाहिए और अगर तुम्हें कोई कुछ कह दे तो उसे सामने से जवाब दे देना चाहिए। अब स्कायरनर से पूछती है, तुम्हें आखिर मुझे ही अपना टैग पार्टनर क्यों चुना? साया बताती है, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल और सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल भी आयो जैसा है। यही रीजन है मैंने तुम्हें अपना पार्टनर चुना। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन परफॉर्म करते हैं कि आज इन दोनों का कोऑर्डिनेशन भी पहले से काफी बेहतरीन होता है। जूलियस और योटा भी थोड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि एक दिन में ऐसा क्या जादू हो गया। उनके पॉइंट्स भी उन दोनों से काफी ज्यादा हो गए हैं। सीन कट होता है और हम एक मोटे बंदे को देखते हैं जिसे हमने पहले भी देखा होगा। उसके साथ में हम एक क्यूट लड़की को देखते हैं जो कि इस अंधेरी जगह में बहुत ही ज्यादा डरी होती है। असल में वो एक जेल में रहती है, इसलिए यहां पर बहुत सारी डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। इतने में प्रेसिडेंट अपने वॉल में हाथ रखता है जिससे कि एक दरवाजा खुल जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथों में ठठ कड़ी बंदी होती है। प्रेसिडेंट उस लड़की से कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। वो लड़की पूछती है, क्या काम है, मुझे बताओ। प्रेसिडेंट उसे ऑटो की फोटो दिखाता है और कहता है, तुम्हें इसे मौत के घाट उतारना है। इसके पास एक बहुत ही खतरनाक सोर्ड सिल्वेस्टर है। यह आगे जाकर हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है। वो लड़की कहती है, काम हो जाएगा, लेकिन मेरी बहन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब सीन चेंज होता है। आज फ्यूक्स फस्टर का फर्स्ट डे होता है। सभी लोग काफी एक्साइटेड दिखाई पड़ते हैं। आयो कहता है, यह तो काफी बड़ी जगह है। हमेशा जो कि फाइटिंग बैटल कमेटी का चेयरमैन होता है उसे भी देखते हैं। जूलियस कहते हैं, यह कोई आम इंसान नहीं है। इसने पहले भी फिनिक्स फीस्ट जीता है। यह काफी ज्यादा पावरफुल है। चेयरमैन कुछ न्यू रूल्स को इंट्रोड्यूस करता है। इस बार फिनिक्स फीस्ट में ऑटोनोमस वेपन का यूज करने पर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। किसी भी एकेडमी को इस नए रूल से इतराज नहीं होना चाहिए। अब फिनिक्स फेस्ट का बैटल शुरू होता है। आयो और जूलियस काफी ज्यादा काम रहते हैं क्योंकि उनकी बैटल उसी वेन्यू पर होती है, इसलिए उन्हें यहां वहां कहीं जाना नहीं पड़ेगा। साया अचानक से आकर योटा को हक कर लेती है, जिससे कि योटा डर जाता है। आयो कहता है, तुमने तो मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। कारिन वहीं पर मौजूद होती है। उसने आयो और जूलियस के लिए लंच बनाया होता है। वो कहती है, हमें लगा कि आपको लंच करने के लिए तरीका होगा। हालांकि मेरी कुकिंग स्किल्स तो कुछ खास नहीं, लेकिन मिस साया की हेल्प से मैंने आपके लिए यह बनाया है। आयो बॉक्स ओपन करता है और वो कारिन के बनाए लंच को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कारिन को सहलाने के लिए उसके सर पर हाथ रखता है, जिससे कारिन का फेस रेड पड़ जाता है। यहां पर साया कहती है, आप मेरे वाले बॉक्स को भी देख लो। लेकिन जूलियस उसके बनाए लंच को देखती है और उसे कहती है, यह तो काफी ज्यादा बड़ा है। साया कहती है, योटा को बड़ी चीजें पसंद हैं। वो योटा से कहते हैं, मेरे सर पर भी हाथ रखो। अब साया भी काफी ज्यादा रिलैक्स और अच्छा महसूस कर रही होती है। अब जूलियस को यह अच्छा नहीं लगता और वह कहती है कि चलो हमारे कमरे में जाकर खाते हैं। अब मैच स्टार्ट हो जाता है। ये लोग टीवी पर कमेंट्री देख रहे होते हैं और यहां पर हमें बताया जाता है कि कैसे फर्स्ट वीक में प्रिलिमिनरी राउंड्स होने वाले हैं। साथ ही में पूरे 266 पेयर्स में से सिर्फ 32 पेयर्स को ही आगे जाने का मौका मिलेगा। इसके साथ एलिमिनेशन का रूल होता है कि अगर किसी भी टीम के दोनों मेंबर्स के बैज कट जाएं या फिर एक का बैज कट जाए और हर एक मेंबर मर जाए तो रेफरी उन्हें हरा हुआ डिक्लेयर कर देगा। फर्स्ट मैच आयो और जूलियस का होता है।
ये दोनों मैदान में उतरते हैं। कमेंटेटर आयो की खूब तारीफ करती है क्योंकि आयो अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर होता है। इतने में दूसरी कमेंटेटर कहती है कि भूलना मत, उसके साथ जो पार्टनर है वो एक प्रिंसेस है, साथ ही में एकेडमी की 5th पोजीशन पर है। अब उनके ओपोनेंट्स भी मैदान में आ जाते हैं। फाइट शुरू होती है। योटा यहां पर अपनी पावर्स को अनलीश करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि उसे दिक्कत होती है, लेकिन वह अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर आ जाता है। फिर एयो 1 सेकंड के अंदर ही दोनों ही बैजेस को काट देता है। जूलियस को कुछ करना ही नहीं पड़ता। वहां पर मौजूद ऑडियंस और कमेंटेटर्स दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि योटा और जूलियस काफी कम टाइम में इस मैच को जीत लेते हैं, जो कि काबिल तारीफ है। इसके ठीक बाद सेकेंड मैच स्टार्ट होता है। यहां पर एक रोबोट को दिखाया जाता है जो व्हाइट बाल वाला और बॉल्ड ओपोनेंट होते हैं। उस रोबोट के साथ साथ उसकी पार्टनर एक लेडी रोबोट भी होती है। हम वही दोनों साइंटिस्ट्स को देखते हैं जिन्होंने की रोबोट बनाया होता है, लेकिन उन्होंने उस रोबोट को दूसरी एकेडमी को दे दिया होता है। दोनों बंदे कहते हैं कि हमें कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा, नहीं तो हम दोनों इन्हें नहीं हरा पाएंगे। यह रोबोट कहता है कि मैं तुम्हें 8 मिनट का टाइम दूंगा, 8 मिनट तक कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जैसे 8 मिनट पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। दोनों बंदे में से एक बंदा अपनी पावर का यूज करता है, इसका हाथ बवंडर से कवर हो जाता है। फिर वो सीधे उस रोबोट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे उस रोबोट को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह बड़े आराम से अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। इधर दूसरा बंदा भी फायरिंग कंटिन्यू रखता है, लेकिन वो लोग रोबोट का बैलेंस नहीं बना पाते। फिर वो रोबोट कहता है कि तुम्हारा 8 मिनट खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है। वह बस एक ही अटैक में उस बंदे को हिला देता है। वह उसके सर पर एक जोर से वार करता है। यहां देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि फीनिक्स फिस्ट के फाइट के दौरान अगर कोई मर भी जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एकेडमी नहीं लेगी। योटा उस रोबोट को देखकर एक ही शब्द कहता है कि एलिगेंस का पपेट। हम साया को उसके डैड के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं। उसके डैड उससे कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी नई गन मिली? साया कहती कि नहीं, अब तक तो नहीं मिली। उसके डैड कहते कि तुम्हें अपनी पहली मैच में अपनी पुरानी गन से ही काम चलाना पड़ेगा। साया कहती कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच करीना का ही रहता है, इसलिए वो दोनों मैच के लिए चले जाते हैं। यहां पर योटा जूलियस से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जूलियस कहते हैं कि अभी हमारी मैच का टाइम है, चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इधर हमें दोनों रोबोट्स को दिखाया जाता है। उनकी मास्टर कहते हैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया। वो लेडी कहती है तुमने एक्सपेक्ट किया था कि क्या हम बुरा परफॉर्म करेंगे? यह सुनकर वो लेडी रोबोट उस मेल रोबोट को एक जोरदार किक मारती है और फिर कहती है आज के बाद मास्टर से फिर कभी जबान मत लड़ाना। जो करीना का मैच है वह दूसरे वेन्यू में रहता है, इसलिए आयो और जूलियस ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं। ट्रैफिक के बीच वो लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि अकेले ही बाजार में काफी लोगों को धूल चटा रही होती है। यह लड़की वुल्फ एकेडमी के पेज 1 पर होती है। वो सभी से कहती है यहां पर भीड़ जमाकर क्यों रखी है? इस भीड़ में उसकी नजर योटा पड़ जाती है, जिसे मारने के लिए प्रेसिडेंट ने उसे वुल्फ एकेडमी के प्रेसिडेंट ने सुपारी दी होती है। इससे पहले कि योटा कुछ बोल पाती, बीच में जूलियस आ जाती है। असल में ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। जूलियस कहती है ये मेरे पार्टनर हैं और तुम्हें इससे क्या काम है? वो लड़की कहती है अच्छा वो, फिर तो तुरंत ही अपने शॉट्स को बाहर निकाल रही होती है। अब फाइट शुरू होने वाली थी कि इतने में उसकी छोटी बहन प्रिस आ जाती है, जो कि जूलियस और योटा से अपनी बहन के लिए मांग रही होती है और फिर वो अपनी बहन को लेकर चली जाती है। जूलियस योटा से कहते हैं कि अब से तुम्हें संभल कर रहना होगा। दोनों अब साया और करीना को मैच देखने के लिए स्टेडियम में एंटर होते हैं। इधर कमेंटेटर साया की छोटी हाइट के कारण उसे हाई स्कूल गर्ल समझ रही होती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। साया का मूड काफी खराब हो चुका रहता है। फाइट के स्टार्टिंग में करीना बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही होती है क्योंकि उसके पास एजिलिटी है। इधर साया अपनी गन को स्टिक की तरह यूज कर रही होती है, उस चीज का इंतजार कर रही होती है कि कब वो बंदा हवा में जाए। उस बंदे का ऐसा करते ही वो एक जोरदार ब्लास्ट करती है जिससे पूरा स्टेडियम हिल चुका होता है। अब मैच के बाद दोनों बैठ जाते हैं। करीना पूछती है तुम्हें शॉट स्टॉल कहां से सीखी? साया कह रही होती है कि आयो ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया। अब आयो साया और करीना को कंग्रेचुलेट करने के लिए आता है।
साया गलती से डोर ओपन कर देती है, जिससे कि योटा उन दोनों को बिना कपड़ों के देख लेता है तो शर्मा जाता है। करीना की जोर से चीख निकल जाती है। नेक्स्ट स्टेज फर्स्ट मैच आयो और जूलियस का रहता है। जूलियस कहती है, चिंता मत करो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगी। एक छोटी सी लड़की जूलियस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जूलियस उसे अटैक करने का मौका भी नहीं देती। वो लगातार उस पर फायर बॉल से अटैक कर रही होती है। वो लड़की जूलियस के अटैक को डॉज करते वक्त फिसल जाती है और जूलियस के सारे फायर बॉल्स को एक ही साथ उस नन्ही बच्ची पर टूट पड़ते हैं, जिससे कि उसका बैज ब्रोक हो जाता है। दूसरी लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे इन बचकानी चालों में नहीं फंसने वाली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो जूलियस की चाल में फंस जाती है। वो पैरालाइज हो जाती है और फिर जूलियस अपने बड़े से फायरबॉल की मदद से उसका सफाया कर देती है। इसके साथ योटा बिना कुछ किए ही मैच जीत जाता है। अब कारिन और साइका का मैच दूसरे वेन्यू पर रहता है, जो कि यहां से काफी दूर है, इसलिए ये दोनों यहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं। योटा थोड़ा बोर हो रहा होता है, तब जूलियस उसे अपने हाथों से बनाया हुआ सैंडविच देती है। योटा कहता है कि यह तो काफी टेस्टी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने बनाया है। इस पर जूलियस कहती है, अगर एम्बैरेसमेंट का मतलब समझना चाहते हो तो मुझे भी साइका और कारिन की तरह मेरे सिर पर हाथ रखकर समझाओ। योटा बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी ओर मैक की फाइट वही वैम्पायर गर्ल से होती है और उसकी बहन प्रीस साइड में बस खड़ी होती है। मैक का पार्टनर उसे आसान शिकार समझकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वैम्पायर की सोर्ड ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए ये अपनी बहन को बड़े आराम से प्रोटेक्ट कर लेती है और साथ ही में उस बंदे को अनकॉन्शियस कर देती है। यहां पर मैक को गुस्सा आ चुका होता है और वो अपनी फुल पावर का यूज करता है, जिसका अच्छा खासा डैमेज वैम्पायर पर होता है। वो अपनी बहन से कहते हैं, मुझे माफ करना। फिर वो उसका ब्लड सक करने लगती है। ऐसा करते वक्त उसकी बॉडी से एक अलग ही एनर्जी निकलने लगती है। साथ ही में हम देखते हैं कि उसकी बहन की वुंड्स हील हो जाती हैं। फिर वो मैक से कहती हैं, चलो अब देखते हैं कि तुम में कितनी पावर है। मैक भी यहां पर कमजोर नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर में यह भी उसकी ग्रेविटी के पावर के बगैर से हिल नहीं पा रहा होता है। अब मैक जानता था कि उसकी छोटी सी भी गलती पर वह अपनी जान गंवा सकता है, क्योंकि वैम्पायर ब्लड चूसने के बाद और भी ताकतवर हो गई रहती है। इसलिए वह समझदारी से पहले सरेंडर कर लेता है। इसी के साथ प्रीज और उसकी बहन ये मैच यहीं पर जीत जाते हैं। अब अगले सीन में क्लॉडिया योटा से कह रही होती है, फाइनली इतने सारे मैचअप्स के बाद मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताने का मौका मिल गया। इतने दिनों में मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। इतने में कार का कॉल आ जाता है। वो बता रही होती है कि साया कहीं गुम हो गई है। योटा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। इससे क्लॉडिया का फेस रोने जैसा हो जाता है। क्लॉडिया कहती है, इतने दिनों बाद मौका मिला था और अब वो हाथ से निकल गया। अब रास्ते में चलते वक्त वो गलती से वैम्पायर की बहन प्रिस से मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे। अब दोनों टेरेस पर आ जाते हैं। योटा पूछता है, ऐसा वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? प्रिस कहती है, वो लोग शायद कसीनो वाले हैं। चिंता मत करो, मेरी सिस्टर आती ही होगी मुझे बचाने के लिए। देखते ही देखते प्रिस की वैम्पायर बहन वहां पर आ जाती है। उसे गलतफहमी होती है कि योटा उसकी बहन को परेशान कर रहा है, लेकिन यहां पर प्रिस उसे समझाते हैं कि असल में योटा ने तो उसे गुंडों से प्रोटेक्ट किया है। इसके बावजूद भी योटा पर अटैक करने जा ही रही होती कि प्रीज बीच में आ जाती है और उसे जोरदार डांट लगाती है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे कहा ना कि योटा ने मेरी जान बचाई है। अब योटा और वैम्पायर में भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इधर साया भी अब मिल चुकी होती है, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स शॉर्टकट हो जाती हैं। सीन कट होता है और प्रीस की बहन अपने बॉस के कमरे में जाकर तोड़फोड़ करने लगती है। वो प्रेसिडेंट से पूछती है कि आखिर कब तक मेरी बहन तुम्हारे प्रोटेक्शन में थी और तो उसे हमला किसने किया? प्रेसिडेंट उसे समझाता है कि वुल्फ एकेडमी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी मेरी बात को भी नजरअंदाज कर देते हैं। साथ ही में वो कहता है, क्या ही फर्क पड़ता है, उसके पास तो रीजनेबिलिटी है। यह सुनने के बाद वैम्पायर अपने सोर्ड से जोरदार हमला करती है, लेकिन उसका हमला प्रेसिडेंट को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता। उससे बस एक छोटी सी खरोच ही आती है। वो कहता है, शायद तुम भूल चुकी हो कि तुमने मुझे क्या वादा किया था, जल्द से जल्द योटा को खत्म करो। वो कह रही होती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने मेरी बहन की जान बचाई है।
प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है, बाद में तुम अपना देख लो कि कैसा करना है।